नमस्कार, स्पेशल आर्ट 11 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। कैराना यूपी का एक ऐसा इलाका जो देश की सियासत का केंद्र बन गया है और इस गर्म मुद्दे पर यूपी चुनाव से ठीक पहले सियासत पूरे शबाब पर है। लेकिन सियासत से परे कैराना का सच वाकई में खौफनाक है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कैराना पर अब सिर्फ सियासत हो रही है? कैराना की कहानी दर्दनाक है। पीड़ित की जुबानी आपको दिखाएंगे। कैराना में कभी ईश्वर चंद का परिवार भी रहा करता था, जो फिलहाल पानीपत में रहने के लिए मजबूर है। 35 साल का जमा जमाया बिजनेस छोड़ने के लिए आखिर ईश्वर सिंह को एक रात में छोड़कर परिवार समेत क्यों भागना पड़ा? उन सभी पहलुओं पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद चर्चा। यूपी के कैराना में हिंदुओं के पलायन का सच क्या है? आज ये सवाल देश की सियासत का केंद्र बन गया है। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह का दावा है कि कैराना में रहने वाले 300 से ज्यादा हिंदू परिवार एक विशेष समुदाय के खौफ की वजह से पलायन कर चुके हैं। हुकुम सिंह ने 346 हिंदू परिवारों की एक लिस्ट भी जारी की है। हालांकि यूपी की सत्तासीन समाजवादी पार्टी बीजेपी पर विधानसभा चुनाव से पहले यूपी का माहौल खराब करने का आरोप लगा रही है। लेकिन सियासत के इस खेल से परे कैराना का दर्द वाकई में काफी दर्दनाक और खौफनाक नजर आता है। हम ऐसे बैठे कुर्सी पर, आगे कोई ठूं कर जाएगा। जिसकी बानगी कैराना छोड़ पानीपत में बसे एक परिवार की आंखों में साफ दिखी। अपने परिवार के साथ हंसी खुशी के पल बिता रहे ईश्वर चंद ने उस खौफ को झेला है जिस पर हमारे देश में सियासत पूरे शबाब पर है। और यूपी चुनाव से पहले देश की बड़ी राजनीतिक पार्टियां यूपी चुनाव से पहले इस गर्म मुद्दे की आग पर सियासी रोटियां सेकने में जुट गई हैं। 1980 से कैराना में कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस कर रहे ईश्वर चंद को रातों रात एक झटके में घर बार बिजनेस सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि ईश्वर चंद को इस सबसे ज्यादा अपने परिवार की जिंदगी प्यारी थी। क्योंकि कैराना में न तो सरकार का शासन था और न ही प्रशासन का, वहाँ सिर्फ हावी था गुंडा राज। और गुंडे अपनी मनमर्जी के मुताबिक रंगदारी मांगते थे और जो नहीं देता था उसे परिवार समेत बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता था। मैं 1980 से 2014 तक कैराना में मेरा कोल्ड ड्रिंक का व्यापार था। मैं कोल्ड ड्रिंक का व्यापार कर रहा था। तो 15-16 अगस्त को कुछ असामाजिक तत्वों ने मुझे धमकी दी कि या तो आप हमें 20 लाख रुपए दो, अन्य यहाँ से बिल्कुल अपना भाग जाओ यहाँ से, अन्य आपके परिवार को और आपको जान से मार देंगे। उन लोगों ने चारों तरफ, उनका पुलिस तो कोई नाम मात्र की कोई चीज थी नहीं वहाँ पे, क्योंकि उसी दिन वहाँ पे मर्डर हुआ था। उन्होंने कहा कि जो आप दोगे तो किसी को भी सूचना दोगे तो आपके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। तो हम लोग 3 दिन वहाँ हम जिस विपदा में रहे वो हमें उसका हम बयान नहीं कर सकते। 19 अगस्त की रात को हमने अपना एक गाड़ी उठा के अपने परिवार सहित अपना सब माल छोड़ के वहां से कैराना छोड़ गए। हालांकि जिस विशेष समुदाय पर बीजेपी नेताओं की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों को ईश्वर चंद ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन असामाजिक तत्वों की कोई जाति नहीं थी। पुलिस नाम की कोई खौफ नहीं था जी, कोई नहीं सुनता था, कुछ नहीं, सब अपना सब बेकार था जी। हमारे पास 26 आदमी काम करते थे, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें 90% मोमडन थे। सब बेचारों को बहुत दुख हुआ जब हमने दुकान ये कारोबार बंद करा। उनकी कोई बिरादरी नहीं होती, गुंडे लोग थे। हम उनको
हम गुंडे की कोई बिरादरी नहीं। कैराना में हिंदू पलायन का मुद्दा इतना आगे बढ़ गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक को दखल देना पड़ा। मानवाधिकार आयोग ने अखिलेश सरकार को नोटिस भेजकर 4 हफ्ते के अंदर जवाब की मांग की है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या कैराना से हिंदू परिवार के पलायन पर राजनीति हो रही है? क्या यूपी में चुनाव से ठीक पहले भूमिका तैयार की जा रही है? क्या बीजेपी की यूपी में हिंदू वोट बैंक पर नजर है? पानीपत से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो कैराना की हकीकत आखिर क्या है और ये लोग आखिर क्यों कैराना से पलायन कर रहे हैं? एक ऐसा ही परिवार ईश्वर चंद का, जो कि पानीपत में इस वक्त आके रह रहा है। ईश्वर चंद हमारे साथ फोन लाइन पे भी इस वक्त जुड़ गए हैं। ईश्वर चंद जी, आखिर आपको कैराना क्यों छोड़ना पड़ा? ईश्वर चंद जी, आप सुन रहे हैं? हाँ जी। आपने कैराना आखिर क्यों छोड़ा ईश्वर चंद जी? कैराना वहाँ हम लोग वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का होलसेल बिजनेस कर रहे थे। हमारा होलसेल बिजनेस था कोल्ड ड्रिंक का वहाँ पे जी। सन 80 से हमारा बिजनेस चल रहा था। तो 2014 में 16 अगस्त को बदमाशों ने इकट्ठे हो गए 6-7। उन्होंने हमारे से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। उन्होंने कहा आप रंगदारी नहीं दोगे तो आपके सब बच्चों को सबको कत्ल कर दिया जाएगा। हाँ। तो हम लोग 3 दिन तक वहाँ पे रहे, बहुत भयभीत। उसके बाद में हमने रात में कैराना छोड़ दिया, अपने बच्चों से भी सारा सामान छोड़ के चले गए। नहीं, आपने उस बारे में क्या पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी? ऐसा है जी, वहाँ पुलिस नाम की कोई चीज नहीं थी। हाँ। इतना खौफ उन बदमाशों का था जी। उसी दिन 16 तारीख को एक कैराना के अंदर मर्डर हुआ था। उसके बाद में फिर 24 तारीख को मर्डर हुए जी। उन लोगों ने इतना खौफ पैदा कर रखा था। हाँ। कि अगर आप पुलिस पे भी जाओगे तो हम तुम्हें घर से बाहर भी निकलने नहीं देंगे। तो ये कुछ दबंग लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं, किसी जाति विशेष का नाम ले रहे हैं यहाँ राजनीतिक पार्टी के लोग, क्या ऐसा कुछ भी है ईश्वर चंद जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बदमाशों की कोई जाति नहीं होती, ना उनकी होती। उनको सब जितने बदमाश होते हैं, ठीक, सबको राजनीति में तो बदमाश होते ही हैं जी। ठीक, ये बिल्कुल सही है। हमारे साथ बीजेपी नेता विजेंद्र प्रताप सोलंकी जी भी हैं फोन लाइन पे। विजेंद्र जी, ये सब क्या चल रहा है? आप लोग इसको जातिगत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पीड़ित हैं वो खुद बता रहे हैं कि कुछ दबंग लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, कोई जाति विशेष के लोग नहीं है ये। नहीं मैम, इसमें ऐसा है कि कुल मिला के हम ये नहीं कहते कि सारे मुसलमान खराब हैं, दबंग हैं, आतंकवादी। हाँ। लेकिन मुश्किल ये है कि जो ये कृत्य कर रहे हैं, जो लोग सामने आए, इत्तेफाक से वो सब मुसलमान हैं। नहीं तो पुलिस क्या कर रही है? ये भी तो सवाल है। क्या आप किसी जाति विशेष का इसमें नाम ले रहे हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग खुद कह रहे हैं। तो नहीं, जांच जो कमेटी उत्तर प्रदेश ने गठित की है, हाँ। उसकी रिपोर्ट आज अखबार पढ़िए ना आप, अमर उजाला पढ़िए, बाकी अखबार जो उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में आए हुए हैं, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ भाई इतने परिवार जो वास्तव में दबंगई की वजह से। तो क्या ये पीड़ित लोग झूठ बोल रहे हैं? नहीं, ये क्या वजह है अब ये तो ये लोग जाने। हाँ। इनका जवाब जाने। हाँ। लेकिन जो चीजें साफ है, स्पष्ट हैं कि वहाँ पे पुलिस क्या करेगी? पुलिस का रोल तो उत्तर प्रदेश में कोई रह ही नहीं गया है। पुलिस का खुद रोजाना कत्ल हो रहा है, पुलिस के लोग शहीद हो रहे हैं इनकी हरकतों की वजह से, इनकी गलत नीतियों की वजह से, इनके जमीनों पर कब्जे करने की वजह से, इनकी गुंडागर्दी की वजह से। पुलिस का रोल कहाँ रह गया है इसमें? पुलिस तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। तो पुलिस तो केवल इतना है कि वो महीने भर अपना काम पूरा करके जान बचाते हुए तनख्वाह लेते और अपने बच्चे पालते। हाँ। पुलिस का तो इतना सा काम रह गया, पुलिस का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से गजेंद्र भारद्वाज जी भी फोन लाइन पे जुड़े, उनसे भी मैं इस पर रिप्लाई ले लेती हूँ। गजेंद्र जी, कैराना में आपको क्या लग रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, या जानबूझकर इसको जातिगत रंग देने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका फायदा हो सके? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और जिस तरीके से कैराना हो चाहे मथुरा हो, जिस तरीके से कल भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय भी किया गया है कि कैराना और मथुरा जो है उनके चुनाव के मुख्य मुद्दे रहेंगे। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो समाजवादी पार्टी की सरकार की बनती है। प्रदेश में उनकी सरकार है, उनकी तो कोई सरकार होने का भी कोई फायदा नहीं है, उनकी सरकार होने का भी कुछ फायदा नहीं है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को जवाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। हाँ। इसी भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में लोगों से वादा करा था कि ब्राह्मण जो परिवार जो कश्मीर से उजड़ के गए हैं
उनको दोबारा विस्थापित करने के इन्होंने अपने घोषणा पत्र में था। लेकिन आज कश्मीर के जो ब्राह्मण हैं आज भी उनको वहां पे विस्थापन उनका हो नहीं पा रहा। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से कैराना में जिस तरीके से पलायन कर रहे हैं हिंदू परिवार, उनको सुरक्षा की भावना देना और उनको वहीं पे स्थापित तो आपकी जिम्मेदारी बस ये बनती है कि आप आरोप लगाए गजेंद्र जी। विजेंद्र जी आपके पास, ठीक है गजेंद्र जी आपके पास आऊंगी आपके पास। फिलहाल विजेंद्र जी आपसे सवाल मेरा, जवाब देंगे इनकी बातों का? आप सुन रहे हैं मुझे? जी विजेंद्र जी जवाब देना चाहेंगे आप गजेंद्र जी की बातों का? हाँ बोलो, वो देंगे जवाब। वो आरोप लगा रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी बनते है, केंद्र में आपकी सरकार है, यूपी में आप देख रहे हैं बहुत बार ये भी कहा जाता है कि यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, वहां की सरकार कुछ कर नहीं रही है, प्रशासन कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। तो केंद्र में आपकी सरकार है, कुछ करते क्यों नहीं है फिर? हेलो जी विजेंद्र जी। हाँ मैं तो बिल्लू बोल रहा जी, ईश्वरचंद। विजेंद्र जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ मुझे आवाज आ रही है, आपको मेरी आ रही है? हाँ, आ रही है। सवाल सुनो। लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है, घटना दुर्घटना, ये जो बवाल है, ये सब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का मामला है, तो जम्मू कश्मीर में जो हमने वायदे किए हैं कि हम विस्थापित करेंगे कश्मीरी पंडितों को, भाई वो 5 साल का समय दिया है जनता ने। ठीक है विजेंद्र जी आप उसको छोड़िए, पहले कैराना की बात मैं कर रही हूँ, उससे मत भटकिए, आप इस पे रहिए कम से कम। अभी कोई साथी बंधु वहाँ की बात ले जा रहे थे, ठीक है उन्हें लेकर जाने दीजिए, आप भटकाइए मत मुद्दे को, इसी पर ही रहिए। कैराना का सच क्या है? क्या यहाँ के लोगों को इंसाफ मिल पाएगा? कैसे मिल पाएगा? बहुत से सवाल है, कैसे जवाब मिलेंगे? देखिए सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया उत्तर प्रदेश का कि एक जाति विशेष का जहां जहां बहुतायत में वो लोग हैं वहाँ अपराध की स्थिति नहीं, आप जाति विशेष के बारे में बार बार टारगेट कर रहे हैं विजेंद्र जी, इसका क्या मायना समझा जाए? क्या ये आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारी है? क्या यही आपकी स्ट्रैटेजी है कि आप एक व्यक्ति विशेष, एक जाति विशेष को टारगेट करके आगे इन चुनावों में लड़े, लेकिन वहां पे जो पीड़ित हैं वो कुछ और ही बयान कर रहे हैं, वो कुछ और ही इसको लेकर बातें कर रहे हैं? लेकिन बहुत से सवाल है जो भी बाकी है। विजेंद्र जी आप भी हमारे साथ रहिए फोन लाइन पे, गजेंद्र जी आप भी रहिए, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा यहाँ पे। ब्रेक के उस पार भी बहुत से सवाल है जिनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। हर बार मेरी जीरी थले डिग जाती सी या कोई बीमारी लग जाती थी, खादा दवाइयां बहुत ज्यादा मारते सी, पर इस साल मैं सरताज जिप्सम का प्रयोग किया ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਿਆ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है बोपारा है, घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है बोपारा है, सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट
सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। हमारी जो मांग है के माध्यम से वो पूरी की जाए। किसानों के हित की बात करें, इसलिए सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वाटर वर्ल्ड, सतपुरा चौक नियर पावर हाउस, रोहतक। तो यूपी के कैराना से निकल कर आ गए क्योंकि दहशत वहां पर इतनी थी, कुछ दबंग वहां पर ऐसे थे कि जीने तक नहीं दे रहे थे और अब पानीपत में आके बस गए हैं। बसा बसा बिजनेस सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि जान से प्यारा शायद किसी को कुछ होता नहीं है। और यूपी में जान की कोई भी गारंटी नहीं है कि अगर आप यूपी में हैं तो आप जिंदा रह भी पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि पुलिस प्रशासन तो कुछ है नहीं यूपी में, ना कुछ सरकार इसको लेकर काम कर रही है। हमारे साथ बीजेपी से विजेंद्र जी फोन लाइन पर बने हुए हैं, उनसे हम ब्रेक पे जाने से पहले भी बहुत से सवाल पूछ रहे थे। विजेंद्र जी, आरोप जैसा कि लग रहा है, कितनी सच्चाई है उन आरोपों में? क्या वाकई में ये आने वाले विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट में किया जा रहा है? देखिए, घटना का विधानसभा चुनाव से तो कोई लेना देना है ही नहीं। घटना नहीं, आप इसको जो रंग देने की कोशिश कर रहे हैं उससे तो जरूर लेना देना है। नहीं, सच्चाई मतलब झूठ क्या है इसमें, ये बताइए। घटना घटी, वो जांच जो टीम है वो भी प्रमाणित कर रही है। आज के अखबार में सब दिया है कि हाँ वास्तव में इतनी 18 फैमिली तो वास्तव में टेरर में गई हैं, उनको धमकाया गया है, उनको भागने के लिए मजबूर किया गया है, उनको सस्ती दरों में अपने मकान और जमीन बेचने के लिए मजबूर किया गया है। लेकिन पीड़ित तो कुछ और ही बता रहे हैं, आपको विश्वास नहीं है। चलिए आप खुद ही सुन लीजिए। हमारे साथ ईश्वर चंद है फोन लाइन पे। ईश्वर जी, ये मान नहीं रहे, ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा एक जाति विशेष है, वही ये सब कुछ कर रही है। आप ही इन्हें बता दीजिए जरा सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है जी, हम लोग सन 80 से वहाँ पे अपना कोल्ड ड्रिंक का व्यापार कर रहे थे। 2014 में हम लोगों को कुछ बदमाश लोग आए और उन्होंने कहा कि हमें 20 लाख रुपए दो, नहीं आपके परिवार को मार दिया जाएगा। तो हम लोगों ने उन्हें कहा भाई हम तो कहाँ से दे दें पैसा। हमने उन्होंने अगर आप पुलिस के पास जाओगे तो आपको पुलिस भी कुछ नहीं आपका सत्सन देगी, और ये हमारे साथ घूमते फिरते रहे। फिर हमने अपना 19 तारीख को अपना रात को ही सारा माल वहाँ छोड़ के अपना चले गए वहाँ से। 10 दिन हम अज्ञातवास में रहे, अपने सब टेलीफोन नंबर सब बंद कर दिए। उसके बाद में वहाँ 24 तारीख को 2 व्यापारियों की और हत्या कर दी गई, जिससे हमें इतना खौफ रहा कि हम अपने परिवार को लिए इधर उधर घूमते रहे। फिर कुछ टाइम के बाद हम पानीपत में एक मकान किराए का लेके रह रहे हैं। ठीक है विजेंद्र जी, सारा माल। विजेंद्र जी सुना आपने? अब वो डिनाई कहाँ कर रहे हैं, कह तो रहे हैं कि इस तरह की घटना हुई है। तो वो ये नहीं कह रहे कि किसी जाति विशेष ने ये सब कुछ किया है। सुना नहीं आपने तो दोबारा से सुनवा देती हूँ मैं। ईश्वर जी, क्या इसमें किसी जाति विशेष का भी हाथ है? जाति विशेष कोई बदमाश की कोई जाति नहीं होती जी। बदमाश तो बदमाश होता है। तो इसको जातिगत रंग क्यों दिया जा रहा है? भाई ये तो इन लोगों को पता है जी, हमें तो इतना पता है कि क्योंकि कैराना के अंदर पहले से ही मुस्लिम आबादी ज्यादा है, हिंदू आबादी कम है। लेकिन वहाँ पे कोई भी आज तक ऐसा कोई वो नहीं हुआ कि हम लोगों को भागना पड़ा हो। ये अब जो ऐसा हुआ कि वहाँ पे कानून नाम की कोई चीज नहीं रही,
ठीक। बदमाशी, कोई सारी बदमाशी, किसी को मार दो, किसी को कुछ कर दो, कोई वो नहीं था जी। विजेंद्र जी, अब वही तो बात तो वही निकल के आ रही है। मुश्किल ये होती है मैम कि अपराधी इस तरह के इस विशेष जाति के माथे पे लाल तिलक लगाएंगे, पीला तिलक लगाएंगे, हाथ में कलावा बांध के दर्शक को गुमराह कर रहे हो। तो विजेंद्र जी आपको कैसे मालूम है फिर सारी सच्चाई? आप इसे जातिगत रंग देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सवाल यही तो है मेरा। आखिर इस समस्या का समाधान ढूंढने के बजाय हम क्यों इसको और ज्यादा उलझा रहे हैं, क्यों और ज्यादा परेशानियां बढ़ा रहे हैं? समस्या का समाधान तो ये है कि राष्ट्रवादी सोच के लोगों की उत्तर प्रदेश में अगर सरकार आएगी तो 14 साल के वनवास पूरा होगा। ये लूट डकैती, तो वही तो आप जातिगत रंग आप देने की कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं कि कितना कौन सा वोट बैंक आपका है, किस लोगों को आपको टारगेट करना है, और उसी हिसाब से आपने पूरी प्लानिंग सेट कर ली है। कार्यकारिणी की बैठक में भी यही सब हो रहा है आपकी। यहाँ मैम उत्तर प्रदेश में आप 1 महीने रह के तो देखे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासकर नहीं, उत्तर प्रदेश का हाल मुझे मालूम है, उत्तर प्रदेश का हाल मुझे मालूम है, ये बताने की जरूरत नहीं विजेंद्र जी। देश की जनता को भी ये सब कुछ पता है, लेकिन आप लोग तो कम से कम इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कम से कम इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत तो नहीं करनी चाहिए। ये माहौल एक तो खराब है, आप उसे और खराब कर दीजिए। बताएगा सच्चाई तो बताइए आप। क्या कह रहे हैं? सच्चाई से मुंह कर, सच्चाई अगर हम नहीं बताएंगे कि प्रदेश की सच्चाई क्या है, प्रदेश के पुलिस प्रशासन तो की सरकार सच्चाई आपकी क्या है, आप यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। बहुत से बार आप ये कहते हैं ना, तो आप ये कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाना न लगाना एक तो वो एक अलग का विषय है। नहीं तो अगर इतने ही हालात खराब हैं, अगर इतने ही लोगों की जिंदगी पर बनाई है, उनकी जिंदगी खतरे में है, तो कम से कम आप ये तो कर ही सकते हैं। अगर कोई सरकार काम नहीं कर रही, अगर प्रशासन कुछ काम नहीं कर रहा है, तो फिर लोगों को क्या फायदा मिल रहा है? कम से कम केंद्र की तरफ ही लोग देखेंगे, फिर वहां से भी कोई मदद नहीं मिलेगी। राज्य सरकार तो वैसे ही कुछ करने के लायक नहीं है, तो फिर मदद कौन करेगा? लोगों का भला कैसे होगा? देखिए मैम, आपकी लाइन, अपने टेलीफोन लाइन पे आपको स्पष्ट सुनने को समझ आ रहा है कि वहाँ रहने लायक है माहौल नहीं रह गया है। इतनी बुरी स्थिति वो ठीक है, वो हम जानते हैं, लेकिन उसको दुरुस्त कैसे किया जाएगा? केंद्र सरकार, केंद्र में सरकार आपकी है, चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक रंग देने से अगर हटके कुछ सोचे तो शायद तभी भला हो पाएगा। भैया शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। ईश्वर चंद जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो समस्या बनी हुई है और दूसरे लोगों की, वो भी जल्द खत्म हो, लेकिन वो होती दिखाई नहीं दे रहे। बहुत से सवाल उठे, लेकिन जवाबों में कुछ खास मिल नहीं पाए, क्योंकि राजनीति इस पर चरम में हो रही है, और उस राजनीति की वजह से ही शायद ये पूरा हाल इस वक्त ऐसा ही देखने को मिल रहा है, और ये सब यूं ही चलता रहेगा। बदस्तूर ये चीजें देखने को मिल रही है, और यूपी में खास तौर पे हमने देखा हालात क्या है। मेरठ का हाल हमने देखा, कैराना का हाल अब देख लिया है। केंद्र सरकार क्या कर रही है? अगर कुछ वाकई में करना चाहती है, इनकी मदद करना चाहती है, तो कम से कम कुछ कदम चलकर आगे आ सकती है, और इन लोगों की मदद के लिए कुछ तो काम किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जब किया ही नहीं जाना है, जब करना ही नहीं है, जब सिर्फ राजनीति करनी है ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका फायदा मिल सके, तो वो अलग बात है। सपा सरकार वो तो वैसे ही किसी काम की नहीं है, उसने तो वैसे ही पूरे उत्तर प्रदेश का ऐसा हाल कर दिया है कि वहां पर लोग जी तक नहीं पा रहे हैं, और कम से कम जो केंद्र की सरकार है, लोग उसकी तरफ मुंह देख रहे हैं। तो वहां से भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, वहां से भी रिस्पॉन्स काफी ठंडा है। उम्मीद करते हैं ये परेशानी खत्म हो। फिलहाल स्पेशल 8/11 में इतना ही। नमस्कार।